बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के लेक्चर या किसी भी लेक्चर का रूल क्या है कि अगर किसी बच्चे ने डाउट पूछा है तो सबसे पहले उसके डाउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद चैप्टर आगे बढ़ेगा। ठीक है? तो वर्दा ने डाउट पूछा है। वर्दा और सभी बच्चे ध्यान से सुने। अगर आप डाउट्स मेरी डीपीपी में से पूछ रहे हो ना, या मेरे स्टडी मटेरियल में से पूछ रहे हो, तो आपको केवल डीपीपी नंबर लिखना होता है और क्वेश्चन नंबर लिखना होता है। फोटो नहीं खींचना है ना। अनावश्यक फोटो खींच करके आप टाइम मत खराब करो, है ना। केवल नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो। मेरे मटेरियल में से पूछना है तो फोटो आपको तब खींचना है जब आप किसी अदर मटेरियल में से पूछते हैं, राइट। तो आ जाइए। सबसे पहले वर्धा ने डाउट पूछा है डीपीपी 1 में से। डीपीपी 1 आप लोगों के पास अवेलेबल है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है। तो देखिए, डीपीपी 1 में क्वेश्चन नंबर 10 है, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट A1 इज V0 वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A. The velocity of electron at the end of contraction at point B where cross section area is A/2 is V1. Find the correct option. देखो बेटा, एक बात ये है कि ये सीन इस तरह का है कि यहाँ पर कोई ट्यूब है और ये ट्यूब बहुत मोटी है और यहाँ पर अचानक से कॉन्ट्रैक्शन है ट्यूब के अंदर, राइट। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर आता है तो देखिए क्या क्या घटनाएं होती हैं। यहां से जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज जब इधर आता है, राइट, तो यहां पर क्या होता है कि इधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होता है थोड़ा सा। और होता क्या है कि यहां पर स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तेजी से इसको खींचना शुरू करता है। पॉजिटिव चार्ज जो आगे बढ़ रहा होता है, स्पीड इधर होती है तो ये आगे का जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खींच करके तेज ले जाता है। और वैसे भी आपको मैं बता दूं कि जैसे आपके पाइपलाइन में पानी बहता है, तो पानी बहता है तो अगर चौड़ा पाइपलाइन है तो उसमें पानी की स्पीड कम होती है और पतला पाइपलाइन है तो उसमें पानी की स्पीड तेज होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, यानी आपका आंसर आएगा V1 इज ग्रेटर देन V0। थर्ड शुड बी राइट आंसर, है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन के कारण और वो इसको तेज स्पीड से खींचेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, है ना। इसके आंसर जो है डीपीपी 1 के आंसर डीपीपी 2 में दिए हुए होते हैं, तो आप डीपीपी 2 में आंसर चेक कर सकते हैं। उसके 1 के क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दे रखा है 3। यस, राइट। स्पीड बढ़ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह से बढ़ेगी जैसे कि पाइप के अंदर होता है। चौड़े पाइप के अंदर पानी की स्पीड कम होती है, पतले पाइप में जाते ही पानी की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ पर अगर मान लो ऐसी पाइपलाइन आपके घर में लगी हुई हो और यहाँ से पानी आ रहा हो तो नेचुरल है यहाँ स्पीड कम होगी, यहाँ स्पीड ज्यादा हो जाएगी, करेक्ट। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है वर्धा ने, डीपीपी 1 का ही है। डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 12, a point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plate. The field at a point p on the other side of the plane is. Okay, देखो मैं बताता हूँ। एक आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, ये प्लेन है, कंडक्टर की बनी हुई है। कंडक्टर यानी कॉपर की या एल्यूमिनियम की या सिल्वर की बनी हुई है, राइट। प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है यहाँ पर, प्लस क्यू चार्ज को रख दिया है यहाँ पर। अब देखिए घटनाएं क्या घटित होंगी। प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इंडक्शन इफेक्ट होगा, तो नेगेटिव चार्ज विल बी इंड्यूस्ड। इस साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, राइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सभी बच्चे। क्वेश्चन है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन। The field at a point P on the other side of the plane. बेटे यहां पर अगर आप एक +1 रख देंगे तो जरा उसकी डायरेक्शन बताना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने आपको बताई है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखो ये नेचुरल है, इस प्लस चार्ज के कारण
ये उधर की तरफ जाएगा। तो इट विल बी directed perpendicular to the plane and away from the plane. Yes, I think first one is the right answer. Directed perpendicular to the plane but towards the plane, no. Directed radially away from the point charge, नहीं, I think इसके अंदर जो है ना फर्स्ट इज राइट आंसर, वो दूर ही जाएगा, है ना। एक बार इसका आंसर जो है ना आपको DPP 3 में मिलेगा, 2 का आंसर DPP 3 में मिलेगा, है ना। तो आप DPP 3 में इसका आंसर चेक कर सकते हो 2 का। DPP 1 का आंसर 2 में, अच्छा ये तो DPP 1 है ना, ओके ओके। तो DPP 1 12 के अंदर, यस फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर, राइट। एक्चुअली क्या होगा कि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पर माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया, +1 रखोगे तो दूर चला जाएगा, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट। इसके बाद वर्धा ने पूछा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। DPP 1 का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या है ये क्वेश्चन 14? व्हेन a +20 microcoulomb rod is touched to the knob, the deflection of the leaf was 5 डिग्री। अच्छा जी, देखिए जब चार्ज +20 माइक्रोकूलम था तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा था थीटा, वो आ रहा था 5 डिग्री गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में। अच्छा नेक्स्ट, व्हेन एन आइडेंटिकल रॉड ऑफ -20 माइक्रोकूलम इज टच्ड द डिफ्लेक्शन वाज, देखो सुनो, +20 के लिए डिफ्लेक्शन इतना था, है ना, राइट। -40 माइक्रोकूलम के लिए डिफ्लेक्शन आ रहा था थीटा 9 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 20 डिग्री के कारण 4 डिग्री सेल्सियस का, 4 डिग्री का जो है ना वो डिफ्लेक्शन बढ़ा, 4 डिग्री का, है ना। एक मिनट, हाँ 5 डिग्री 9 डिग्री का डिफ्लेक्शन था। अब इसमें देखिए आप, इफ एन आइडेंटिकल रॉड ऑफ 30 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड, देखो बेटा एक बात है कि 20 माइक्रोकूलम जब था तो 5 डिग्री का था, -40 माइक्रोकूलम है तो 9 डिग्री का है, 30 जब होगा ना तो इन दोनों के मिडल का होगा। 30 माइक्रोकूलम पर जो है ये 7 डिग्री आना चाहिए, नेचुरल है, 7 डिग्री का होना चाहिए डिफ्लेक्शन। तो आई थिंक थर्ड शुड बी राइट आंसर। अब आप कहेंगे यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, देखिए तीनों केस मैं बना रहा हूँ। पहला केस है कि आपका ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये जो है ना दोनों लीफ थी, और जब 20 माइक्रोकूलम चार्ज दिया तो आपका 5 डिग्री आया, राइट, ओके। बाद में -40 दिया तो आपका जो है 9 डिग्री आया, पहले 5 डिग्री था, बाद में 9 डिग्री आया, करेक्ट। ये आपका डिफ्लेक्शन बढ़ गया, ये प्लस के कारण डिफ्लेक्शन 5 था, ये माइनस के कारण आया, राइट। अब आपका अगर इसी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में आपको जो है 30 माइक्रोकूलम दिया जाए, तो भाई बात ये है ना 20 पर जो है प्लस हो या माइनस हो, है ना, 5 डिग्री है, माइनस होगा तब भी 9 डिग्री है, और 30 होगा तब भी 7 डिग्री होगा, राइट। अब प्लस आ जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? देखिए प्लस हो या माइनस हो, है ना, होना तो रिपल्सन ही है ना, इसलिए प्लस और माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, है ना। 20 पर 5 था, 40 पर 9 था, तो 30 पर 7 होगा, करेक्ट। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ये आपका DPP 1 के सवाल वर्धा ने पूछे थे। चलिए DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 पूछ रखा है वर्धा में। एक ही बच्चे ने डाउट पूछा है, खाली जिसने पूछा है उसको बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 एल्यूमिनियम स्फीयर्स each of mass 1 gram separated by a distance 1 meter if the total electronic charge on each sphere differed from the total positive charge of the nuclei on any one sphere by 1%। मतलब 1% इलेक्ट्रॉन इधर कर देना है जी, 1% इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस कर देना है, खत्म, और आपको जो है ना फोर्स निकाल देना है। तो 1 ग्राम एल्यूमिनियम है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 6 DPP 2, 1 एल्यूमिनियम का
स्फीयर है 1 ग्राम का, एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है 1 ग्राम का, राइट। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ना, ये है 1 मीटर, ऐसा इन्होंने कह रखा है ना, 1 मीटर डिस्टेंस है ना। एक मिनट जरा, हाँ डिस्टेंस 1 मीटर है, करेक्ट। अब इस 1 ग्राम एल्यूमिनियम में जो है कितने वो आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चेक करना है आपको। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास जो होता है m बराबर, ये होता है 27। तो इसका मतलब 1 ग्राम है, तो इसका मतलब 1/27 मोल, 1 ग्राम यानी 1/27 मोल। एक मोल जो है उसके अंदर आपको पता है 1/27 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गई है। अगर हम इसमें से 1/20 मतलब 1 ग्राम का लेते हैं, तो इसमें आप देखो एक एल्यूमिनियम के अंदर जो है ना 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 13 इलेक्ट्रॉन, ओके, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका 1% करना है, यानी 100 का भाग लगाना है। सारे स्टेप्स चेक करो, सारे स्टेप्स चेक करो। देखो मैं वापस से इन स्टेप्स को कर रहा हूं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 27 है, 1 ग्राम एल्यूमिनियम, इसका मतलब 1/27 मोल। एक एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो इसका मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/27 इंटू 13 मोल आया, मोल आया। इसको मैं कह दूंगा 1/27 और 13/27 इंटू मोल, मोल को 6.023 इंटू 10⁻23 रखेंगे आप, और फिर इसमें 100 का भाग लगा देंगे। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए साहब, 1% इलेक्ट्रॉन है, इनको यहां से यहां शिफ्ट कर देना है, एक बॉल में से निकालना है, दूसरी बॉल में डाल देना है। तो देखिए चार्ज कितना आ जाएगा, मैं चार्ज की कैलकुलेशन कर रहा हूं। चार्ज आ जाएगा 1/27 इंटू 13 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 100 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बेटा चार्ज आएगा टोटल। तो मैं एक बार इस चार्ज को कैलकुलेट करने की ट्राई करता हूं। देखो ये 13 है और ये 27 है ना। आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा ऐसा काम करता हूं कि जिसमें सही से कभी नहीं करता। अब देखो ये 13 और 27 है, मैं 13 को 27 से 2 बार काट दे रहा हूं, मुझे पता है 26 होता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही करता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही सीखो, मेरी आदतें आप में आ जानी चाहिए सारी। ये है ना, ये 6.023। अब देखो मैंने यहाँ पे एक गलती की है, मुझे पता तो है कि मैंने गलती क्या की है। क्या गलती की है, 27 था और मैंने काटा जबरदस्ती, यानी बड़े को मैंने 26 लिख दिया, इधर मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको 6.023 को छोड़ देता हूँ, 6 ही मान लेता हूँ इसको, है ना। तो अब देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू 10⁻21 इंटू 9.6 इंटू 10⁻⁻19। आप चेक करिए, करेक्ट। ये आपके पास में आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻², 10⁻², यानी कि ये 480 कूलम चार्ज आ गया साहब, 480 कूलम चार्ज आ गया। तो ये बड़ा डेंजर फोर्स आएगा भैया, बहुत बड़ा फोर्स आएगा, हाँ बड़ा ही फोर्स है बिल्कुल। अब देखिए आपका फोर्स क्या आएगा, फोर्स आपका आएगा F इक्वल टू K Q अपॉन R²। K है आपका 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज है आपका 480 एक पर और 480 एक पर। ध्यान दीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पे आएगा +480 कूलम, उस पर आएगा -480 कूलम, तो दोनों में अट्रैक्शन लगेगा। अपॉन R² 1 है, बस यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। अब देखिए इस आंसर को हम चेक करें तो ये 480, ये 480, तो मैं जरा इसको एक बार जरा इसको शिफ्ट कर देता हूं यहां पर, ये देखिए, ठीक है ना। आप ध्यान दो, ये आपका फोर्स यहां से आ रहा है डायरेक्ट, मैं लिख रहा हूं यहां पे 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4.8 इंटू 4.8
4.8 इंटू 4.8 और 1 तो 1 है ही, इसको 10 की पावर में लिख दूंगा 4, ये 13 आ जाएगा, है ना। अब 4.8 को 5 मान लो, अप्रोक्सीमेट 5 मान लेते हैं, गलत तो कर ही रहे हैं ना हम कौन सा सही करने वाले हैं। 9 इंटू, इसको मैं 25 लिख देता हूँ, मुझे पता है कि गड़बड़ कर रहा हूँ, है ना। आप नाराज मत होइए, किसी को नाराज नहीं होना चाहिए मेरे से। 13, ये 225 आएगा। अब 225 आ जाएगा तो ये 10⁻13 है। हमें पता है कि गलती की है तो मैं इसको 200 ही लिख देता हूँ, 200 इंटू 10⁻13, तो यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा न्यूटन, ये आपका फोर्स आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 15 न्यूटन। आई थिंक फर्स्ट शुड बी द राइट आंसर। अब ये डीपीपी 2 का आंसर आपको कहाँ मिलेगा, डीपीपी 3 में मिलेगा, तो वहां जाके आप आंसर चेक करिए, फर्स्ट आंसर दे रखा है क्या। एक मिनट, डीपीपी 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट आंसर दे रखा है, बिल्कुल। चलिए अब 7 क्वेश्चन देखिए डीपीपी 2 का, क्वेश्चन नंबर 7। Two particles having mass and charge q each are to be placed on a rough horizontal surface with coefficient of static friction mu. What should be the minimum separation between them so that they remain stationary? देखिए जी, हमें उनको स्टेशनरी रखना है, तो आप देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। टू पार्टिकल्स हैविंग मास m एंड चार्ज q, तो ये आपका एक सरफेस है जिस पर दो पार्टिकल्स हैं, एक ये और एक ये, दोनों पर मास m है, चार्ज q है, करेक्ट, ओके। हमें इसके बीच में ऐसी डिस्टेंस निकालनी है जिससे कि वो स्टेशनरी रह सके, यानी कि नो मोशन, वी वांट नो मोशन। देखिए अगर मान लो इनको हम यहाँ पर r डिस्टेंस पर रख देते हैं तो इनका फोर्स आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये फोर्स आएगा बेटा, आ गया। इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इट इज इक्वल टू, ये m है तो अपने पास में ये f आ गया। अब आप देखिए यहां पर जो है ना, हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ही इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, तो म्यू इंटू एन इंटू एम जी, ये एम जी आएगा फोर्स, तो इसका मतलब ये म्यू इंटू एम जी के बराबर होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, ये जो रिपल्सिव फोर्स है ये इसको भेजना चाहेगा दूर कि जाओ, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगा। अब रोकने वाला फोर्स और चलाने वाला फोर्स अगर बराबर हो गए तो स्टेशनरी पोजीशन बन जाएगी, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब आपको r चाहिए, चेक करना, r स्क्वायर बराबर आएगा q स्क्वायर अपॉन 4πε0 म्यू एम जी। आपके पास में r आ जाएगा, q कॉमन और अंडर रूट 4πε0 इंटू म्यू एम जी। चेक करिए प्लीज चेक, तो आपके पास में r आ चुका है, r की वैल्यू आ गई है, तो आई थिंक सेकंड शुड बी राइट आंसर, 2 शुड बी राइट आंसर। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, मैं आंसर मैच नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा, मतलब क्योंकि हमें टाइम लगता है, या चलो चेक कर लेते हैं 1 मिनट में। 7th क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट डीपीपी में आएगा आंसर, 7th में 2 है और हमारा क्या है, हमारा भी 2 ही आया, चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो इसको देखो आप, क्या है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री राइट विथ ईच अदर, व्हेन सस्पेंडेड इन अ लिक्विड ऑफ 8 ग्राम पर सीसी द एंगल रिमेन्स सेम। अच्छा, ओके, एंगल रिमेन्स सेम, इसका मतलब ये है कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है और डेंसिटी ऑफ दी स्फीयर दे रखी है इतनी। देखो बेटा एक बात सुनो, 2 केस हैं ये। सबसे पहला वाला केस है कि जब हवा है, कि 2 चीजें एयर में लटकी हैं, तो देखिए ये आपका सीन है, इस समय एयर है, इस समय एयर है, एंगल नहीं बदलेगा यानी कि डिस्टेंस नहीं बदलेगी, तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर यहां पर 2 चार्ज हैं, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स, के क्यू स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा, mg यहां लगेगा, करेक्ट। अब क्या किया जा रहा है कि इसी सिस्टम को किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया। अब देखो सीन क्या बन रहा है कि सेम सिस्टम है और यहां पे पानी भर दिया या लिक्विड भर दिया, कुछ भी अदर काइंड ऑफ लिक्विड, वो पता नहीं क्या भरा है इन्होंने लिक्विड, इनकी मर्जी, लेकिन इन्होंने लिक्विड भर दिया। कुछ ऐसा हुआ है कि लिक्विड भरने के बाद भी एंगल में कोई चेंज नहीं आया, एंगल में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब पहले ये जो फोर्स था और ये जो फोर्स था, इन दोनों फोर्सेज का जो रेशियो था वो जो पहले था वही अब होगा, तब जाकर के एंगल आपका सेम बनेगा। ध्यान दो, अगर आपने 11th क्लास में ठीक से पढ़ा है तो हम क्या करते थे, टेंशन के कंपोनेंट करते थे। टेंशन कंपोनेंट क्या करते थे, इधर लिखते थे टी कॉस अल्फा, उधर क्या लिखते थे, टी साइन अल्फा लिखते थे, राइट। तो हम पता है क्या लिखते थे, हम ऐसे लिखते थे टी साइन अल्फा इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, टी कॉस अल्फा इट इज इक्वल टू mg, राइट। ये जो k होता था ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये होता था। mg तो आपका वेट जो है, v रो जी बोल सकते हो इसको, v रो जी बोल सकते हो, ये आपका वेट है, वॉल्यूम रो जी, डेंसिटी एंड g, करेक्ट। ये आपका आ गया। आप जब इसमें भाग लगाते हैं तो आपका tan अल्फा आ जाता है। अब आपका सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो कह रहे हैं हम जब पानी में डाल देते हैं तब भी एंगल नहीं बदलता। तो देखिए, पानी में डालने पर आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या हो जाता है, पानी में डालने पर आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो जाता है F इलेक्ट्रिक, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। ये ध्यान दो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये पानी में डालने, कोई भी लिक्विड, पता नहीं कौन सा लिक्विड लिया है इन्होंने, इनकी मर्जी है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड की इन्होंने डेंसिटी दी है 0.8 और जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी रखी है 1.6, ये ध्यान रखो। अब यहाँ पर जो है ना, पहले हमारा लग रहा था mg, अब यहाँ पे क्या लगेगा, mg माइनस बॉयंसी फोर्स, mg माइनस बॉयंसी फोर्स लगेगा, बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब जो आपका नेट फोर्स आएगा ना, इसको तो हम लिख देंगे टी साइन अल्फा, है ना। जो बाकी जो फोर्स आएगा जिसको हम टी कॉस अल्फा लिखेंगे, उसको लिखेंगे हम mg माइनस बॉयंसी फोर्स, mg माइनस बॉयंसी फोर्स। अब देखिए, mg आपका था v रो जी, बॉयंसी फोर्स आपका है v dg लिख दो, है ना, d उसका आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो v रो जी है ना, उसको यहाँ पे लिख देता हूं मैं v रो जी को, यहाँ वाला जो v है, रो आपका 1.6 है और g है, यहाँ पर आप लिखेंगे v रो जी को v इंटू 1.6 इंटू जी, यहाँ पे लिखेंगे v इसको 0.8 इंटू जी, ये बॉयंसी फोर्स आएगा, मतलब mg माइनस बॉयंसी फोर्स, mg नीचे की तरफ, बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ, लगेगा ही लगेगा हमेशा, तो इसलिए नेट फोर्स mg माइनस बॉयंसी फोर्स आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का रेशियो बराबर बराबर लेंगे, डिवाइड करके, पहले वाला और अब वाला रेशियो बराबर आएगा। तो देखिए, मैं इसको यहीं पे लिख देना चाह रहा हूं आपके सामने, जिससे आपको दिखाई दे, ये लीजिए, राइट। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इसका और इसका रेशियो निकाल रहा हूं मैं, आप देखना, चेक करना अच्छी तरह से। क्यू स्क्वायर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, आर स्क्वायर है, ये चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, कैपिटल V इंटू 1.6 इंटू जी, ये मैंने रेशियो लिख दिया। अब मैं यहाँ पर रेशियो ले रहा हूँ, तो देखो सबसे पहले तो ये वाला है, ये वाला, ये चीज देखिए, इसको क्या लिखूंगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू आर स्क्वायर, राइट, और डिवाइड बाई दिस एंटायर बकवास। तो देखो Vg कॉमन ले लो यहाँ पे, 1.6 माइनस 0.8, 1.6 माइनस 0.8, आप करिए कैलकुलेशन। देखो कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट गया, कट कट कटो, चलो जी, आप देखिए क्या हुआ, ये आया है 1/1.6,
और यहां पर आया 1/εr एंड 0.8, बस। तो आपका एप्सिलॉन आर आ गया 2। चेक करिए आपका एप्सिलॉन आर 2 है। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, पहले जो फोर्सेस थे दोनों उनको और बाद वालों को हमने इक्वेट किया है और कुछ भी नहीं किया है ना। देखो मैं इन दोनों इसको छोटा करके बता देता हूँ पूरे पेज को एक साथ। अरे यार आ नहीं रहा, क्या बात है, पता नहीं क्या चक्कर है, चलो छोड़ो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद में वर्धा ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, वो 11th रिविजिट में से पूछा है। 11th रिविजिट में से क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है डीपीपी 1 का। ध्यान दीजिए, डीपीपी 1 का 11th रिविजिट क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following can possibly represent y equal to this? तो देखो बेटा, y equal to है x raised to power 1/3, करेक्ट। तो जब y equal to x raised to power 1/3 है, इसका मतलब y क्यूब प्रोपोर्शनल टू है x, इसका मतलब ये होता है। अब आप y और x में ऐसा ग्राफ बनाना है कि x प्रोपोर्शनल टू y क्यूब नजर आए और y प्रोपोर्शनल टू x रेस्ट पावर 1/3 नजर आए। इसका मतलब देखिए, अगर हम इस सबसे पहले वाले को थोड़ा सा चेक कर ले तो बात हमारी सॉल्व हो जाती है यहीं पर, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैसे? मैं एक बार ऐसा करता हूं, x बराबर 1 रखता हूं। x बराबर जब 1 रखेंगे तो x की पावर 1/3 कितना आएगा बताओ? 1 आएगा, करेक्ट। ओके, अब मैं x को ऐसा करता हूं, 8 लिख देता हूं, 8 की पावर 1/3 कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, फिर मैं x इक्वल टू 27 ले लेता हूं। जानबूझ करके मैं इजी वैल्यू ले रहा हूं, है ना। तो ये 27 लूंगा तो ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू बड़ी धीरे बढ़ रही है और x की वैल्यू बड़ी तेज बढ़ रही है। हाँ, तो y इज वेरी स्लो एंड x इज वेरी फास्ट, है ना। तो x इज वेरी फास्ट एंड y इज वेरी स्लो। तो ये ऐसा होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। तो देखिए आपका आंसर आना चाहिए सेकंड। एक मिनट जरा, हाँ सेकंड शुड बी राइट आंसर, है ना। देखिए इसका आंसर चेक करो, इसका आंसर डीपीपी 2 में मिलेगा, 7th वाला 2, करेक्ट 2 ही है। तो ये देखिए, ये ग्राफ को जो है ना थोड़ा सा मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि थोड़ी सी वैल्यूज रख करके देख लो। x बराबर 1 रखा तो x की पावर 1/3 1 आया, ये y है, x की पावर 1/3 y है ना। हाँ, तो 8 की पावर 1/3 27, ये 3। तो x तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। x पहले 1 था, फिर 8 हुआ, फिर 27 हुआ, जबकि y 1 था, 2 हुआ, 3 हुआ। तो y इज वेरी स्लो, वेरी स्लो। इसका मतलब ये हुआ कि x तेजी से जाएगा ग्राफ और y पर स्लो जाएगा ग्राफ, राइट। बाकी जो है ना, मैं आपको मैथमेटिकल लेक्चर्स जो है क्रिएट करूंगा, तो मैथमेटिक्स के जो है ना हम आपको बहुत डिटेल में लेक्चर देंगे, तो वो आपको कर लेना है, राइट। ये वर्धा के सारे सवाल हो गए। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि वर्धा के सवाल केवल वर्धा के सवाल नहीं है, ये सब बच्चों के सवाल होते हैं, इसलिए आप इस चीज को समझ लीजिए, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम आज आपसे बात करना चाहेंगे फॉर्मूला चार्ट पर। देखिए आपको मैंने फॉर्मूला चार्ट भेजा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो सभी बच्चे फॉर्मूला चार्ट निकाल लें। ओपन योर फॉर्मूला चार्ट और उसके बाद वीडियो फॉलो करें पूरा का पूरा 100%। फॉर्मूला चार्ट में देखेंगे आप, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपको जो है ना वो दे रखा है, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज है। थोड़ा आज मेरे को कफ कोल्ड हो रहा है, डोंट वरी, नॉर्मल है, एलर्जिक होता है मेरे को, है ना। कई बार मेरे को एलर्जी, मतलब पिछले 25-30 साल से एलर्जिक है। तो एलर्जिक कैसा होता है मेरे को, जैसे कई बार जा रहे हैं कहीं पर, अब किसी ने, कोई आदमी मिलने के लिए आ गया, अब उसने गुटखा खा रखा है, उसने पान खा रखा है, तो मेरे को हो जाता है। ये बहुत कॉमन है। तो आज किसी ऐसे जीव से मिल लिए होंगे, है ना। चलो तो देखिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका जो फॉर्मूला चार्ट है इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया हुआ है,
इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स के बारे में बताया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताया हुआ है। यहाँ इस फॉर्मूला चार्ट की सबसे अच्छी चीज है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें 9 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखी है, राइट। आपको सारी याद कर लेनी है। आपके एनसीईआरटी में जो है केवल 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये 9 प्रॉपर्टीज हैं। और ये पता है किस पर्पज से दे रखी है? जिससे कि आपके एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम है उसके पर्पज से दे रखी है। कूलॉम्स लॉ इसमें से आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कूलॉम्स लॉ आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ भी यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी आपको मैंने पढ़ाया है। अब आपके आ रहा है यहाँ पर फॉर्मूला चार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डू योरसेल्फ। जिस बच्चे ने फॉर्मूला चार्ट के डू योरसेल्फ पूरे किए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है कि उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो आप ये करिए ही करिए, है ना। और ये बड़े मस्त हैं डू योरसेल्फ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सॉल्व कर रहा हूं, फॉर्मूला चार्ट का डू योरसेल्फ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं ध्यान से देख रहा हूं। फिगर ए शोज इन फिगर ए पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 आर फिक्स्ड 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है जी। पार्टिकल 3 इन्होंने पॉजिटिव दे दिया। देखो सुनो क्या कह रखा है इन्होंने। यहां पर Q1 दे रखा है, यहां पर Q2 दे रखा है और 8 सेंटीमीटर दे रखा है। सवाल पढ़िए सभी बच्चे, सवाल पढ़िए। Q1 चार्ज कैसा है? नॉट नोन। Q2 चार्ज कैसा है? नॉट नोन। यानी Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? Q1 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन एक तीसरा चार्ज दे रखा है Q3, वो इन्होंने वैल्यू दे रखी है बाकायदा और सामने प्लस का साइन लगा रखा है। तो ये Q3 दे रखा है 8 × 10⁻⁹। ऑब्वियस है, देखो 8 × 10⁻⁹ दे रखा है। इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। अब इस Q3 चार्ज को प्लेस करना है कहीं पर। तो जब Q3 चार्ज को अलग अलग जगह पर प्लेस करते हैं तो इन्होंने ग्राफ दे रखे हैं साहब। तो देखो सबसे पहला इन्होंने एक ग्राफ के अंदर सिग्नल दे रखा है कि एट x = 2 सेंटीमीटर फोर्स इज 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। x बराबर 2 सेंटीमीटर पर फोर्स 0 है भैया। x बराबर 2 सेंटीमीटर पर फोर्स 0 है, यानी कि ये यहां पर है तो x बराबर 2 सेंटीमीटर यहां आएगा। तो यहां पर आप लिख दीजिए प्लस Q3 को। अब इस प्लस Q3 पर फोर्स 0 है। फोर्स 0 हो कैसे सकता है? फोर्स 0 होने का केवल एक ही मेथड है। क्या? या तो ये भी इसको रिपेल करे और वो भी इसको रिपेल करे, या फिर ये भी इसको अट्रैक्ट करे और वो भी इसको अट्रैक्ट करे। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q3 या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव, तब ये काम चल जाएगा, राइट। तो देखिए आप ध्यान दो, ये Q3 प्लस Q चार्ज यहां रखा है और ये कह रहे हैं कि यहां फोर्स 0 है। फोर्स 0 होने का मतलब है दोनों तरफ से रिपल्सन होना चाहिए। तो देखो ये आपका Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज यहां रख दिया गया है। Q3 को इन्होंने प्लस कहा है स्ट्रिक्टली, Q3 को प्लस कहा है। Q1 Q2 को इन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये ऐसा दो तरह से पॉसिबल है, ये इसको रिपेल करे और इधर से भी रिपल्सन आवे, दोनों तरफ से रिपल्सन आवे। तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए, करेक्ट। अच्छा, इसकी बैलेंसिंग दूसरे तरीके से भी संभव है कि ये Q1 है और ये Q3 है, ये पॉजिटिव है और ये Q2 है। अगर दोनों नेगेटिव हो, जैसे ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या होगा? ये अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तब भी बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब Q1 Q2 या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। यहां आपको आंसर में दे रखा है कि साइन ऑफ Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव। देखो एक्चुअल में आंसर में ये पॉजिटिव इसलिए दिया हुआ है कि इन जनरल सबसे पहले पॉजिटिव पर ही विचार किया जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे फोर्स का 0 दे रखा। अब सवाल ये उठता है कि केवल पॉजिटिव ही आंसर क्यों दिया? ये ग्राफ के अदर पॉइंट से पता लगेगा। अदर पॉइंट से पता लगेगा कैसे? वो देखो आप, ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। देखो x = 2 यहां है और ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x = 2 से पहले ग्राफ का फोर्स पॉजिटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, और x = 2 के बाद में फोर्स नेगेटिव है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर बेटा फोर्स को पॉजिटिव रखने के लिए
आपका इधर की तरफ इसको शिफ्ट करोगे तो यहां पर फोर्स इधर आना चाहिए, तब पॉजिटिव फोर्स है। इसका मतलब ये आंसर गलत है, वही आंसर सही है। ध्यान दो, x इक्वल टू 2 पर तो 0 हो गया फोर्स, लेकिन 2 से पहले f पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर Q3 को हम थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करें, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट करें तो फोर्स इधर लगना चाहिए। इधर फोर्स लगने के लिए इसको पॉजिटिव होना जरूरी है, इसको पॉजिटिव होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर हम इस Q3 को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करें तो इसको नेगेटिव फोर्स लगना चाहिए। देखिए ये जो है ना, इस चीज को मैं आपको थोड़ा दोबारा से समझाता हूं कि क्या गेम है। इस ग्राफ का गेम यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ये ग्राफ। अरे यार, ये देखो बेटा, ये ग्राफ यहाँ पर है, राइट। इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे ना तो सबसे पहले तो Q1 एंड Q2 आपका Q3 आपने 2 सेंटीमीटर पे रखा, पॉजिटिव है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर ये Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो भी बैलेंस हो जाएगा, Q1 एंड Q2 दोनों नेगेटिव हैं तो भी बैलेंस हो जाएगा, राइट। यानी आपके फर्स्ट स्टेज में तो दोनों को आप समझ लीजिए कि दोनों पॉजिटिव हैं और ये Q3 है यहाँ पे रखा है चुपचाप तो बैलेंस है। दोनों नेगेटिव हैं, -Q1 और -Q2 दोनों नेगेटिव हैं, और फिर यहाँ पे आपने Q3 रखा है तो भी बैलेंस है, 2 सेंटीमीटर, है ना। दोनों तरफ से फोर्स इक्वल अपोजिट हो रहे होंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप Q3 को थोड़ा सा इधर रिप्लेस करो, यहां से उठा करके थोड़ा पास में लाओ, इसके पास में ला रहे हैं तो फोर्स पॉजिटिव है। फोर्स पॉजिटिव यानी रिपल्सन है यानी इधर जाना चाहिए। इधर ये तब जाएगा जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए अगर इस Q3 को आप उठा करके नेगेटिव के पास में लाएं तो क्या होगा, नेगेटिव के पास में लाते तो खींच लेगा, वो उसको खींच लेगा, यानी कि कोई चांस नहीं है इधर जाने का। इसका मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव ही होने चाहिए, ये गारंटी होगी। अच्छा, एक काम कंप्लीट। अब हम जरा दोनों के रेशियो निकाल देते हैं। देखिए मैं रेशियो निकाल देता हूं, क्योंकि फोर्स F1 बराबर F2 होगा, है ना। तो देखो F1 बराबर F2, देखो क्या होगा F1 बराबर F2 में, K Q1 Q3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस K Q2 Q3 अपॉन 6 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरी तरफ 6 बच जाएगा। अब आपको रेशियो चाहिए Q1 अपॉन Q2 का, तो Q1 अपॉन Q2 का रेशियो आएगा आपका 4 अपॉन 36, यानी 1/9 रेशियो आएगा। चेक करिए 1/9। अच्छा, Q2 अपॉन Q1 चाहिए इनको, हमने Q1 अपॉन Q2 निकाल डाला। देखो Q2 अपॉन Q1, तो Q2 अपॉन Q1 आ जाएगा 9:1, करेक्ट। तो 9 आंसर है। इसके बाद देखिए ये बड़े अच्छे सवाल हैं, फॉर्मूला चार्ट के क्वेश्चंस जो है ना वंडरफुल क्वेश्चन होते हैं हमेशा, है ना। आप देखना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, फिगर ए शोन एन अरेंजमेंट ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ये सवाल बड़ा खतरनाक सवाल है, इसको हम जूम सेशन में कराएंगे, ये प्रेजेंट में कराएंगे, सब बच्चे वहां उपस्थित रहेंगे ना, तब करवाएंगे इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्योंकि ये बहुत ही जो है ना दिमाग लगाने वाला सवाल है। तो उस समय हम लाइव रहेंगे, लाइव में करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आसान सवाल है, वो भी करवा देते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट a विद सिल्क थ्रेड l, ठीक है। Another particle q is fixed at distance l from the point a such that point a and minus q be in the same horizontal level. If at equilibrium the thread makes angle 30 degree with the vertical, find m and tension in the thread. देखो बेटा, एक पार्टिकल m और चार्ज q है, उसको हमने पॉइंट a से सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट a विथ अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ l, राइट। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका पॉइंट ए है, यहां से एक थ्रेड से हमने सस्पेंड किया था एक चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज क्यू है और मास m है, करेक्ट। एक काम कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए, अनदर पार्टिकल ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द पॉइंट a सच दैट द पॉइंट a एंड चार्ज माइनस क्यू लाई इन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब ये हुआ कि
माइनस क्यू को एल डिस्टेंस पर यहां रखा है, यहां से ये एल डिस्टेंस है, यहां पे माइनस क्यू रखा है, ध्यान दो ये एल है और ये एल, राइट। तो another particle of minus q is fixed at a distance l from the point A such that the point A and minus q lie in the same. If at equilibrium the thread makes 30 degree angle with the vertical. देखो बेटा अब एक बात सुनो, ये डिस्टेंस l है, माइनस क्यू रख दिया, नेचुरली ये प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पर सीन बन रहा है 30 डिग्री वाला, यानी ये यहाँ पर आ गया, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है तो इट इज बट नेचुरल है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये लेंथ L है और इस लेंथ को भी L है। तो एक बात है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये Q है, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये बहुत ही क्लियर है कि ये भी L होना चाहिए, क्योंकि दो लाइन L है और ये 60 डिग्री है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फाइंड द मास m एंड टेंशन T इन द थ्रेड, करेक्ट। देखो ये Q है, ये Q है, यहां पर टेंशन हम ले लेते हैं T, थ्रेड का टेंशन T है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यहां लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और mg बेटा यहां लगेगा, mg यहां लगेगा, राइट, अट्रैक्शन फोर्स और mg। ओके, जब t इधर है और ये अट्रैक्शन फोर्स इधर है तो F बराबर है k q क्यूब अपॉन l स्क्वायर, करेक्ट। ये F है और ये mg है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये एंगल में 60 डिग्री। अब ध्यान दो, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा और ये एंगल क्या होगा जरा बताना, दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो 150 ये होगा और 150 ये होगा, जिससे कि चारों तरफ का टोटल एंगल 360 हो जाए, करेक्ट। अब हम यहां पर लामीज थ्योरम लगा देंगे। लामीज थ्योरम जो बच्चे नए हैं उनको अगर लामीज थ्योरम के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे को जूम सेशन में बोल देना कि सर प्लीज लामीज थ्योरम समझा दीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हम बोल देंगे तो हम समझा देंगे, राइट। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को आता है, क्योंकि 11th में लामीज थ्योरम पढ़ाया जाता है वेक्टर के चैप्टर में। वेक्टर का चैप्टर हो ही नहीं सकता बिना लामीज थ्योरम के, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं, किसी बच्चे को ना आता हो तो पूछ लेगा यहाँ पे। अब देखिए लामीज थ्योरम है तो ये F इक्वल टू जो है ना, F इक्वल टू k क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका फोर्स हो गया। इस फोर्स के नीचे मैं लिख देता हूं साइन 150 डिग्री, इट इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, टेंशन T पूछ रहे हैं, ठीक है। T के आगे मैं लिख देता हूं T अपॉन साइन 150 डिग्री हो जाएगा एज पर लामीज थ्योरम, है ना, और ये mg अपॉन साइन 60 आ जाएगा, करेक्ट। हाँ जी, अब देखो आप जो T की वैल्यू चाहते हैं वो mg के फॉर्म में चाहते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखो मैं T लिख रहा हूं सबसे पहले, T इसके Q के फॉर्म में, यहां से T आ गया तो 150 से 150 कैंसिल हो गया तो T डायरेक्ट आ गया हमारा, T आ गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये टेंशन आ गया जी। देखो टेंशन चेक करो, ऐसा आंसर है क्या, Q स्क्वायर अपॉन 4 L स्क्वायर, करेक्ट है, ये आंसर टेंशन है। अब हमें M चाहिए, तो आप एक काम करिए कि कोई सा भी ले लो आप, M को इसको ही ले लो। तो देखिए ये वाला सीन ले रहा हूं मैं यहां से, कि दिस एंड दिस इक्वेट कर रहा हूं मैं इसको, है ना। हाँ, इसको मैं थोड़ा सा यहां से ऐसे कर देता हूं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, mg अपॉन साइन 60 है ना, तो mg अपॉन साइन 60 √3/2 वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 150 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आपके पास m आ गया। m आपके पास आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आएगा ही आएगा बेटा, Q स्क्वायर आएगा ही आएगा, L स्क्वायर आएगा ही आएगा, m का g इधर आएगा ही आएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, चेक करो। हाँ जी, तो आई थिंक ये टेंशन और ये मास सेकंड इज द राइट आंसर।
फॉर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, सेकंड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2 पॉइंट चार्जेज each of magnitude 10 coulomb are fixed at positions A and B at separation 2D equal to 6 meter, right? A negative charge of mass 90 gram and charge this is revolving in a circular path of radius 4 meter, correct? In the plane perpendicular to the line AB, bisecting the line AB, correct? Neglected the effect of gravity, find the angular frequency of the particle. Good, very good question. मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यह है कि इधर 3-3 मीटर की डिस्टेंस है, उधर 4 मीटर पर वो चक्कर लगा रहा है। तो देखना जरा, मैं देख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ मैं, ये सेंटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, इधर ए और बी दो पॉजिटिव पार्टिकल्स है। इनकी वैल्यू देखना क्या है, ए और बी 10-10 कूलम के चार्ज है साहब। ये वाला चार्ज 10 कूलम है और ये वाला चार्ज भी 10 कूलम है, करेक्ट। ये 3 मीटर है। यहां पर जो है ना, 1 मिनट जरा देखो, ये यहां पर है ना, ये चार्ज है, ये 4 मीटर का रेडियस पे घूम रहा है। तो ये चार्ज यहां है। इस चार्ज की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, 10 × 10⁻⁶, 10 × 10⁻�6। ध्यान दीजिए आप, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव चार्ज दे रखा है इन्होंने। इसका मतलब ये अट्रैक्ट करेगा इसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो नेचुरली ये 5 मीटर है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ये है 10, वो है 10 × 10⁻⁶ अपॉन r² यानी कि 25। बिल्कुल, ये आपके पास में आ जाएगा। तो ये आपका फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा, राइट। इस फोर्स के मैं 2 कंपोनेंट करूंगा, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। ओके, ये एंगल जो है आपका क्या होगा बताइए। ये एंगल, वो 4 है और ये 3 है, तो बताइए एंगल कितना होगा। ये एंगल होगा 53 डिग्री, बिल्कुल 53 डिग्री होगा ये एंगल। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो ये मेरे को बताए कि सर ये 53 डिग्री नहीं आया, कैसे आया, आप हमें बताइए, राइट। मैं बताऊंगा आपको, है ना। जो भी डाउट होता है वो जूम सेशन में खड़े कर दिया करो। जूम सेशन इसीलिए होता है कि आप डाउट खड़ा करो। जूम सेशन हम एक्स्ट्रा में भी ले सकते हैं, जैसे ऐसा कोई कानून नहीं बन गया कि हम फ्राइडे सैटरडे को ही लेंगे। अगर कोई बच्चा डिमांड करेगा तो हम वेडनेसडे को भी जूम सेशन रख देंगे, ठीक है। बीच में भी किसी भी दिन रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, संडे को भी रख सकते हैं। बस आपकी इच्छा होनी चाहिए कि सर ये 53 कैसे आया, पूछना है तो पूछ लो। लेकिन ये एंगल 53 होगा, है ना। ये पढ़ाया हुआ है, जो हमारे स्टूडेंट है पहले के वो जानते हैं। मैं समझता हूँ सारे टीचर पढ़ाते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है, विचित्र सी चीज नहीं है। 53 ये आपका एफ आ गया। अब मैं पता है इस एफ का एक कंपोनेंट इधर करूंगा, एक कंपोनेंट इधर करूंगा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा cos 53 और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा sin 53। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स FC, सेंट्रीपिटल फोर्स ये आएगा F sin 53, F sin 53, राइट। इसको कैलकुलेट करना है 9/25 इंटू 9/25 कितना आएगा ये 10 और ये 10 -6। ये 10 2 बार लिख दिया क्या, गलती से तो नहीं लिख दिया ये 10 2 बार, नहीं, एक चार्ज 10 है, एक चार्ज 10 है, सही लिखा है आपने एकदम, ये आया। तो ये 9/25 और ये 10 की पावर -6 है, तो ये 2 गया 4, 10 की पावर 5 आ जाएगा ये, है ना। 53 डिग्री कितना होता है, sin 53 डिग्री, sin 53 डिग्री होता है 4/5। कुल मिला के आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम कहते हैं 36/125 इंटू 10 की पावर 5। ये आपके पास में आ गया, करेक्ट। अब जब ये आपके पास में आ चुका है, इसको मैं पता है क्या बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को बोलूंगा mv² अपॉन r। तो इट इज इक्वल टू mv² अपॉन r।
ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। करेक्ट। तो देखिए आप, ये 36 अपॉन 125 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा, इन्होंने हमसे क्या पूछा है? इन्होंने हमसे पूछा है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सॉरी। तो आप एम बी स्क्वायर अपॉन आर मत लिखो, आप लिखो एम ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ओमेगा पूछा है इन्होंने, जो पूछा है वही लो, क्यों आप अलग लेते हो। तो चलिए अब देखिए, मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं 36 अपॉन 125 इंटू 10 की पावर 5 इट इज इक्वल टू एम कितना है, मास है 90 ग्राम। 90 ग्राम का मतलब होता है 90 इंटू 10 की पावर -3 किलो, ये आपका मास आ गया। ओमेगा स्क्वायर आपका पता करना है, आर की वैल्यू है 4 मीटर। यस, देखिए आर की वैल्यू 4 मीटर है। कहां से दिखता है? यहां से दिखता है 4 मीटर। ये देखो, ये 4 मीटर है, राइट। तो वो चीज लिख दी है हमने। करेक्ट। चलिए अब आप कैलकुलेशन करिए अपनी। तो आप देखेंगे, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, ओमेगा स्क्वायर लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप देखना, ये 9 4 है ना, 9 4 जो 36 काट दो, देखो ये 9 है और ये 4 है, ये 36 काट दिया हमने। तो अब आपके पास में आ गया ये 10 की पावर 5 अपॉन 125, तो एक आ ही गया, और इनटू, आप ध्यान दीजिए, ये रह जाएगा 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। यस, करेक्ट। अब आप देखो, 10 की पावर 7 अपॉन 125 आया, ओमेगा स्क्वायर बराबर, बाबा, तो ये कितना आएगा? अब देखो, ये 10 की पावर 7 आया ना, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ 1000 इंटू 10 की पावर 4। इसमें बहुत मजा आएगा मेरे को लिखने में। हाँ, ये मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। पता है क्या है ये? इसको मैं 8 बार काटूंगा। ये देखो, तो ओमेगा स्क्वायर मेरा आ गया है 8 इंटू 4 0, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा आ गया आपका √8, ये आपका रेडियन पर सेकंड आया है। करेक्ट। चलिए जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट जरा, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूं आप लोग ट्राई करें, है ना। मैं बता दूंगा, आप मेरे से पूछ लीजिएगा जूम सेशन में, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये सवाल बिना कैलकुलेशन किए किया जा सकता है, केवल देख करके इसका आंसर दिया जा सकता है। और मैं देख करके इसका आंसर 2 दे देता हूं। अब आप कहोगे, वाह सर, आपने तो देख के आंसर दे दिया 2, कैसे दे दिया? ये आप सोचो, केवल सोचो, करना कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन नहीं करना, केवल सवाल को 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, और फिर विचार करना है कि क्या हुआ, राइट। ये आप हमेशा ध्यान रखो, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, बस। ठीक है। 7th वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी एक बार आप ट्राई करिए, क्योंकि मैं कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। आप ट्राई करिए एक बार 7th वाला क्वेश्चन, राइट। हाँ, इसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उससे पहले एक, यहां देखो फॉर्मूला चार्ट के अंदर एक इफेक्टिव डिस्टेंस का कंसेप्ट दे रखा है। ये इफेक्टिव डिस्टेंस का कंसेप्ट आपके 12th क्लास के काम का नहीं है, बोर्ड में ये इसका कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन में आएगा। क्या है इफेक्टिव डिस्टेंस का कंसेप्ट? देखो, मैंने आपको बताया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बताया था वैक्यूम के अंदर। किसे बताया था? वैक्यूम के अंदर। फिर हम बताते हैं इसको मीडियम के अंदर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? पहले जब 2 चार्जेज के बीच में वैक्यूम था, पहले जब 2 चार्जेस के बीच में क्या था? वैक्यूम था, राइट। फिर क्या हुआ कि 2 चार्जेस के बीच में हमने कुछ सामान भर दिया, कुछ मीडियम भर डाला, कुछ माल भर डाला, कुछ सामान भर डाला, है ना, भर दिया। भर देने के बाद में ऐसा हो गया, ओके। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सामान भर देने के बाद में हमारी जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन R टाइम्स चेंज हो गई। तो मैं कहूंगा कि R वैक्यूम
स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू आर मीडियम स्क्वायर, मीडियम के अंदर डिस्टेंस है ना। देखो ये आपका वैक्यूम था, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो वहां भी था, वहां भी था, तो हमने इसको ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या हुआ है, आर वैक्यूम इक्वल टू आ गया है अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर मीडियम, यानी कि इतनी डिस्टेंस इक्वेट हो जाएगी, यानी वैक्यूम के इक्वल इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी अगर हम दो चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस के अंदर मटेरियल भर देंगे तो वो डिस्टेंस इसके बराबर होगी। देखिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, है ना, यहां से यही ले लेता हूँ मैं, चलो जैसे मान लो एक चार्ज मेरे पास Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, राइट, इसके बीच में डिस्टेंस R है बेटा। अब मैं बजाय इस पूरे मामले को, पूरे R डिस्टेंस को किसी मटेरियल से भरने की बजाय मैं इसमें से X डिस्टेंस को किसी मटेरियल से भर देता हूं, राइट। है ना, ये सवाल आपके जेई मेन में और एडवांस में आएंगे, उसमें नहीं आएंगे, बोर्ड में नहीं आएंगे, है ना। अब क्या होगा फोर्स की वैल्यू, तो मैं बताता हूं फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। फोर्स की वैल्यू आएगी के सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिखो ही लिखो, Q1 Q2 लिखो ही लिखो। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हवा कहां से कहां तक है, हवा है R-X तक, तो R-X तक तो बेटा एयर है, ये तो R-X तक की तो एयर आ गई। लेकिन अब ये डिस्टेंस तो है, ये डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू एक्स के इक्विवेलेंट है, यानी यहां पर एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा हमारे को, ये आपका आंसर आएगा, करेक्ट। तो बड़ा ही मस्त मतलब कि एक कंसेप्ट है और बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको पढ़ा दी है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जब मामला आता है तो मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा बेटा, और वो चीज हमारे केवल यही अप्लाई नहीं होगी, वो चीज पूरी फिजिक्स में अप्लाई होगी, ग्रेविटेशन में अप्लाई होगी। फर्स्ट 11th क्लास की फिजिक्स में आपने अनेकों बार किया होगा, अनेकों बार किया होगा। आज मैं दोबारा बता देता हूँ क्या, देखो सुनो, डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं। डेंसिटी हमारी बहुत सारे तरीके की होगी। सबसे पहले मैं डेंसिटी की मास की बात करता हूं, मास डेंसिटी की बात कर लें सबसे पहले, क्योंकि मास डेंसिटी आपकी जानी पहचानी है। फिर यहां पे मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा, चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा, राइट। देखिए मास डेंसिटी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी को मैं लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूं, किससे, लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये पता है क्या होता है, मास अपॉन लेंथ होता है, राइट। दूसरे तरह की मास डेंसिटी होती है एरिया मास डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी एक ही बात है ना, एरिया मास डेंसिटी और सरफेस मास डेंसिटी एक ही बात है, सिग्मा। ये होता है बेटा मास अपॉन एरिया, ये एरिया मास डेंसिटी होती है, ओके। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम मास डेंसिटी आपकी जो एक्चुअल डेंसिटी है ना वो होती है, जिसको हम डेंसिटी रोज बोलते रहते हैं, जिस चीज को हम रोज रोज डेंसिटी बोलते हैं, दैट इज वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है। तो वो कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम होता है, करेक्ट। ये आपकी वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है, करेक्ट। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी भी बिल्कुल इसी तरह की होती है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, है ना। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है Q अपॉन L, Q अपॉन L, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, राइट, ओके। एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलो, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहते हैं चार्ज अपॉन एरिया, एरिया जो भी है, जो भी एरिया है ना। इसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिल्कुल उसी तरह से आएगा जैसे आपके वो होता है ना, तो Q अपॉन क्या आएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब देखो इसमें हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे अगले लेक्चर में, आज नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्लास में मैं बहुत सारी कैलकुलेशंस करूंगा, आई विल डू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, राइट। तो देखिए आज मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि
जो ये आपका फॉर्मूला चार्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा चुका हूँ, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़िए 2-3 बार। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान से पढ़िए 2-3-4 बार मन लगा करके। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन जूम सेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको मैंने अभी करवा दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 भी करवा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये मैंने आपको करने के लिए कहा है, क्योंकि बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है सारे बच्चे कर लेंगे इसके अंदर। फिर भी कोई बच्चे को नहीं आए तो आप मेरे को पूछ लीजिए, राइट। इफेक्टिव डिस्टेंस का कंसेप्ट मैंने बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये सब बातें की हैं हमने। अब देखो यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनको लिखने का एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। बता दूं क्या? देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा लिखते हैं। इसको हम Q अपॉन L बोले, इसको आप dQ अपॉन DL भी बोल सकते हो, इसको आप dQ अपॉन DX भी बोल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बोलने का तरीका है खाली, और कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, इसको हम यहां पे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, करेक्ट करेक्ट, ध्यान दो। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसको हम Q अपॉन एरिया बोलेंगे। कभी कभी हम इसको dQ अपॉन DA भी बोल देते हैं, dQ अपॉन DA, छोटा चार्ज अपॉन छोटा एरिया, है ना। हाँ, dQ अपॉन DA, राइट। कभी कभी हम जो है ना इसको रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हमने Q अपॉन V बोला, इसको हम dQ अपॉन dV भी बोल देते हैं, स्मॉल वॉल्यूम। तो ये सब जो है ना हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को, आप नोट कर लीजिए। यहां पर कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ड्रॉट करेंगे, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, चार्ज रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, डिस्क का निकालेंगे, राइट। ये सब हम करेंगे कल, और उसके बाद में फिर हम ये सब यूनिफॉर्मली चार्ज ये सब कल कर देंगे, है ना। कल पूरा थ्योरी होगा कल, राइट। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि पेशेंसफुली आप लोग जो है धैर्य के साथ, पूरा धीरज के साथ, दम लगा करके, बहादुरी के साथ क्वेश्चंस को करें और मेरे से पूछें। DPP 1 और 2 आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि फिर मैं DPP 3 के लिए बोलूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि कंटेंट जा रहा है सब्जेक्ट का, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए, आज की नमस्ते।